नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा डे नंबर 4 है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसको हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है। अब तक हमने लगभग दो जो टॉपिक हैं बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए हैं। पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता। इसके बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा महाजनपद का। इससे पहले जो हमारा भारत का प्राचीन इतिहास है उसका समय यानी टाइम पीरियड माना जाता है 2500 बीसी से लेकर 1712 एडी तक। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट करना है वो है महाजनपद। तो आपने ये जरूर सुना होगा 16 महाजनपद थे। अगर नहीं सुना तो अब आपको पता चल गया होगा कि 16 महाजनपद थे। आपने देखा था 600 बीसी में हमारी वैदिक सभ्यता खत्म हुई थी। इसके बाद ही 600 बीसी से लेके 325 बीसी तक हमारा जो महाजनपद पीरियड है ये स्टार्ट हो जाता है। तो महाजनपद का अर्थ क्या था? ये क्या था कि जब 600 बीसी यानी जिस समय वैदिक सभ्यता खत्म हुई थी तो हुआ क्या, लगभग जो 16 स्टेट्स हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो बट गई थी। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि अलग अलग हमारे पास स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही उस टाइम जब वैदिक सभ्यता खत्म हुई उसका भी एक कारण माना जाता है कि बीमारी के कारण वो नष्ट हो गई थी। तो महाजनपद उसके बाद शुरू हुए थे और इसमें क्या हुआ, 16 यानी 16 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो बन गए थे। तो वो 16 के 16 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस महाजनपद की ये जो राजधानी है वो क्या थी। मैं यहाँ 16 की 16 जो यहाँ पे महाजनपद है वो बताऊंगी और उनकी राजधानी क्या रही है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है अंग। ये क्या है? हमारे महाजनपद है, यानी आप समझ सकते हैं जैसे कि अब हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, जैसे ये स्टेट है वैसे उस समय ये नाम थे इन स्टेट्स के, इंडिपेंडेंट स्टेट के, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। फिर आता है मगध। इसने तो भाई बहुत ही ज्यादा तहलका मचा हुआ था, बहुत ही जो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट जो इन सब में से स्टेट बनी थी वो मगध थी। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में जानना जरूरी है। बाकी सबके आपको बस यहाँ पे राजधानी पता होनी चाहिए। तो मगध की जो राजधानी है ये राजगृहा, राजगृहो और राजग्रोहा, ज्यादातर आपको राजगृहा और राजग्रोहा देखने को मिलेगा। ये तीनों ही एक का नाम है। और वैशाली, पाटलिपुत्र, गिरिवराज, ये जो राजधानियां रही हैं ये मगध की रही हैं। जैसे चेंज करते रहते थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये रही हैं मगध की राजधानियां। फिर काशी की बात करते हैं तो काशी की राजधानी थी भाई वाराणसी, और वत्स की थी कौशाम्बी, वज्जी की थी वैशाली, विधे और मिथिला। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है कौशल। अब कौशल की जो थी वो थी श्रावस्ती, और अवंती, जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अवंती की उज्जैन के अलावा, जैसे पूछ लेगा उज्जैन के अलावा कौन सी राजधानी थी, महेशमती थी। या पूछ लेगा महेशमती किसकी राजधानी थी, तो अवंती की थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक तो अवंती, एक मगध, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवंती से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मल जो है इसकी कुशावती या पावा, ये दोनों ही इसकी राजधानी थी। पांचाल आपने जरूर सुना होगा, काम्पिल्य या फिर आप कह सकते हैं अहि छत्र इसकी पांचाल की राजधानी थी। चेदी किसकी, यहाँ पे जो चेदी एक इंडिपेंडेंट स्टेट महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। कुरु, जिसे अब आप कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसकी थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ का प्रेजेंट नेम है दिल्ली। तो उसके बाद मत्स्य आता है, उसके बाद इसकी विराटनगर। फिर आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक या फिर राजापुर। इसके बाद आता है सूरसेन। अब सूर जो सेन था इसकी मथुरा थी राजधानी। अश्मक की थी पोतन, और गांधार की थी तक्षशिला, जो अब आपको पता होगा रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर है। या फिर पुष्कलावती, ये इसकी क्या थी, राजधानियां थी। तो 16 की 16 बता दी हैं। इनमें से सबसे मेन जो आपको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे मगध। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इन सब में से सबसे ज्यादा जो दक्षिणी महाजनपद था वो कौन सा था, साउदर्न मोस्ट कौन सा यहाँ पे महाजनपद था, तो वो था अश्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 16 हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी, महाजनपद थे, इनमें से 5 जो है बहुत ज्यादा बाकियों के कंपेयर में स्ट्रांग थे, जैसे मगध, अवंती, काशी, कौशल और वज। तो इनकी आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से राजधानी याद कर लेनी है, मगध की, अवंती की, काशी की, कौशल की और वाज की।
तो ये जो है भाई, ये बाकी 16 जो थी, इनमें जो ये 5 है, ये सबसे टॉप कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल थी। अब इनमें भी जो बाद में धीरे धीरे देखा तो मगध जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई थी। इनमें भी क्या हुआ, लास्ट में इन 16 के 16 में, पहले ये 5 हुआ करती थी, फिर इन सबको ये पीछे पछाड़ते हुए मगध जो है सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा डेवलप बन गई थी। क्यों? क्योंकि मगध ने क्या किया, जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी इसमें हाथियों का प्रयोग शुरू कर दिया, तो हाथियों के आगे और कुछ तो टिकने वाला है नहीं, तो मगध ने क्या किया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई थी वो, क्योंकि हाथियों का प्रयोग कर रही थी, बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो थी इसकी बहुत ही जो हमारे पास होती है ना ज्योग्राफिकल, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसकी लोकेशन थी। इसी कारण जो है मगध आगे बढ़ता गया, स्ट्रांग बनता गया, डेवलप होता गया। तो इसकी भौगोलिक जो हम कह सकते हैं स्थिति बहुत ही बढ़िया थी। और एफी रिच, एफी आपको पता होगा सिंबल होता है, साइंस पढ़ी है तो आपने, एफी होता है आयरन का। जो लोहा है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे यहाँ पे मात्रा में पाया जाता था। कहाँ पे? राजगृह में। और राजगृह क्या थी? मगध की पहली यहाँ पे राजधानी थी। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा लोहा होने के कारण जो हथियार थे लोहे के बहुत ही ज्यादा अच्छे से बन रहे थे, अच्छी क्वालिटी के थे आप कह सकते हैं। इसी कारण ये जो मगध है बाकी सबको पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट यानी महाजनपद बन गया था। ठीक है, अब ये जो हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं इनका जिक्र कहाँ पे मिलता है? तो एक तो जैन लिटरेचर और दूसरा बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, इन दोनों में ही इसकी यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सुत्ता नाम का एक यहाँ पे लिटरेचर है जो जैन है, जैन लिटरेचर है। इसके अंदर भी 16 ये जो महाजनपद है इनका जिक्र मिलता है। अंगुतारा निकाया ऑफ सुत्ता पिटाका और महावस्तु, ये जो है ये हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इनके अंदर भी महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो ये आपने 16 पढ़ लिए हैं। 16 आपको यहाँ पे आज इस पेज में जितनी जानकारी मिली है ना, अगर आपको यहाँ पे यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम देंगे, क्योंकि यूपीएससी में तो मैं खुद कह रही हूँ आपको कि आपको यूपीएससी के लिए तो और ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूपीएससी के अलावा जो आपके एसएससी एग्जाम हो गए हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, तो इस टाइप के जो एग्जाम है बहुत ज्यादा यूजफुल ये वीडियोज आपके लिए रहने वाली हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। तो इस पेज में जितना बताया है आपको महाजनपद के बारे में उतना आपके लिए मोर देन इनफ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मगध का यहाँ पे टॉपिक। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास महाजनपद शुरू हुए तो ये 600 बीसी से लेके 325 बीसी तक ये लगभग रहे हैं। तो इसके अंदर जो मगध है ये महाभारत के काल में रहा है। मगध क्या है? इसका महाभारत काल में जिक्र है। 950 से लेके 900 बीसी तक यहाँ पे ये रहा है। ठीक है, मगध अच्छे से डेवलप रहा है और इसका जो है जिक्र पाया गया है। तो मगध के संस्थापक के रूप में हम बृहदर्थ को देखते हैं और इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। ठीक है, तो इसके अंदर जो मगध है इसके अंदर सबसे पहले आपको हर्यक वंश पढ़ना है। आज मैं आपको अच्छे से हर्यक वंश समझाऊंगी। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो मौर्य वंश आएगा, जो इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश की जो स्थापना है ये बिंबिसार ने की है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं मगध का। तो जो बिंबिसार थे इनके अकॉर्डिंग क्या करते थे ये, इनका ये एक टेक्निक थी, एक ट्रिक थी इनकी कि ये क्या करते थे? बहुत ज्यादा शादियां करते थे। शादी करते और दहेज के रूप में इनको मिल जाता राज्य। अब इनको राज्य मिलता तो इनका ऑफकोर्स राज्य बड़ा हो जाएगा, वो उनका ही शामिल हो जाएगा ना। जैसे किसी से शादी की और उन्होंने उनको राज्य भेंट दिया तो वो राज्य भी उनके राज्य में मिल गया। तो इनकी एक ट्रिक थी, इनका लॉजिक हुआ करता था कि भाई मैं शादी करता जाऊंगा, मुझे राज्य मिलते जाएंगे और सबसे बड़ा राज्य मेरा हो जाएगा। तो बिंबिसार क्या करते? ये शादी करते और ऐसे करके राज्य को इंक्रीज करते। इसके बाद था एक नंद वंश। तो इसमें क्या थे? महापद्म नंद थे, इन नाम के जो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? इनके जो कई पुत्र तो खुद के थे ही, तो ये थे क्षत्रिय। अब ये क्या करते? इनकी जो दासी थी इनके साथ ही इनके पुत्र हुए 10 और 10 में जो एक पुत्र था वो था घनानंद। अब ये जो दासी थी ये नाई थी। ठीक है, तो इनका पुत्र भी क्या हुआ? नाई हुआ। तो इस पुत्र की कास्ट हो गई नाई। तो घनानंद था नाई और महापद्म नंद क्या था? ये था क्षत्रिय। अब देखो ये पुत्र तो हुआ दासी से, तो ये नाई माना जाएगा, अब इसको तो राजा बनाया नहीं जाएगा। तो ये जो था घनानंद ये चाहता था कि भाई अगर मैं भी इसका पुत्र हूं तो मैं क्यों पीछे हटूं, भाई मैं लेना चाहूंगा गद्दी, मैं बैठूंगा गद्दी पे। तो इसने क्या किया? इसने तरकीब अपनाई और इसने देख के मौका अच्छा खासा और इसने हत्या कर दी इसके पिता की। अब इसने इसकी हत्या कर दी और क्या किया? खुद का राज्याभिषेक करवा लिया। अब खुद वो राजा बन गया और गद्दी पे बैठ गया। कौन सी गद्दी पे बैठ गया? मगध का राजा बन गया, मगध की गद्दी पे ये बैठ गया।
और इसने क्या किया, ये था नाई, इसने ये ऑर्डर दे दिया कि जितने भी क्षत्रिय हैं उन सबको मार दो, यानी सबकी हत्या करवा दी इसने। जितने भी क्षत्रिय थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, हर एक एक क्षत्रिय, कोई नहीं बचना चाहिए। इसके हिसाब से ये था कि भाई अगर क्षत्रिय बच जाएंगे तो मुझ में खतरा मंडरा सकता है और मुझे कोई मार सकता है। तो इसने क्या किया, सारे क्षत्रियों की हत्या करवा दी। ठीक है, तो इसने करवा दी भाई सारे क्षत्रियों की हत्या। अब इसके हिसाब से सारे क्षत्रिय मर चुके हैं, कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो मगध था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। अगर इस पे कोई भी अटैक करने की कोशिश करते, ये हाथियों को ले जाते और हाथियों के नीचे सबको कुचला जाता और कोई भी इनके आगे नहीं टिक पाता। तो जो भारत था हमारा, इसके अंदर जो 16 स्टेट थे, जितने भी इंडिपेंडेंट यहाँ पे महाजनपदों की हम बात करें, तो मगध के अलावा कोई भी ऐसा दुस्साहस करता ही नहीं कि भाई मैं जाऊं और मगध के ऊपर अटैक करूं। तो अब इसके लिए जो खतरा था वो था सिकंदर। अब सिकंदर जो है ये तो भारतीय था नहीं। अब सिकंदर कहाँ का शासक था, मकदूनिया का था। अब ये मकदूनिया का तो था, अब ये क्या था भाई, इसका अर्थ था, इसके नाम का अर्थ था विश्व विजेता। सिर्फ ये इकलौता अब इसको लगता था कि ये इसके लिए खतरा है और सिकंदर ही है जो इसको हरा के मगध जो है उसको अपना सकता है, उसको लूट सकता है, उसको उसके ऊपर हुकूमत कर सकता है। तो अब सिकंदर का ही इसको वही डर था, भय था। तो इसका अर्थ ही आ जाता है कई बार पेपर में, सिकंदर का अर्थ क्या है, तो विश्व विजेता। और सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था, जिसे आप एरिस्टोटल कहते हैं। तो जो घनानंद था इसके लिए अब बस ये खतरा था, कोई क्षत्रिय तो था नहीं। और अब बात आ जाती है भाई, यहीं से बात चलेगी। अब जो तक्षशिला है जिसके अंदर पढ़ाया जाता था, तो ये पाकिस्तान रावलपिंडी के पास है। इसमें एक अध्यापक हुआ करते थे चाणक्य नाम के। अब जो चाणक्य है इनको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अब जो चाणक्य जी थे भाई, इनको कहीं से पता चला कि जो सिकंदर है वो मकदूनिया से चल पड़ा है और ये आ रहा है भाई भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। अब भारत के अंदर अगर देखा जाए तो जो चाणक्य थे ये कहाँ पे जाएंगे, ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंग है भारत में उसी के पास जाएंगे ना। तो मगध था सबसे स्ट्रोंग, तो ये भाई जो हमारे घनानंद साहब थे इनके पास जाते हैं। अब चाणक्य भाई चले मुश्किलों से, कहाँ यहाँ पे तक्षशिला पाकिस्तान आप देख सकते हैं, और कहाँ ये मगध। तो ये चलते गए, काफी ज्यादा थके हुए थे। फिर भी इन्होंने सोचा भाई अगर अभी भी कुछ हो सकता है, इन्होंने पूरी प्लानिंग करी और इन्होंने सोचा कि भाई मैं जल्दी से जाता हूँ मगध और जो घनानंद है इनको बताता हूँ कि जो सिकंदर है वो आ रहा है आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए, आप पहले ही सेना जो है उसको तैयार कर लो। मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा यहाँ पे षड्यंत्र बना लिया है, ऐसे ऐसे करके हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन ये अब जैसे ही पहुंचते हैं मगध। अब चाणक्य जो कौटिल्य हैं ये पहुंचे मगध। अब मगध में जो द्वारपाल होते हैं, ये जितने भी बाहर गार्ड खड़े होते हैं द्वारों के, तो ये बोलते हैं भाई कौन हो तुम, हम तो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तुम ये चोटी वोटी बांध के आए हुए हो कौन तुम, हमने तो तुम्हें कभी देखा नहीं है। अब ये कहते हैं भाई मुझे पता चला है कि सिकंदर जो है आ रहा है, जल्दी से जाओ घनानंद जी को बताओ कि सिकंदर आ रहा है, अच्छे से अपनी सेना तैयार कर लें। अब ये तो बात सुनेंगे नहीं, बोलेंगे भाई कोई भी ऐरा गैरा आ रहा है और बोल रहा है हमारे राजा जी को बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। अब ये बोलते हैं भाई तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे अंदर जाने दो, मैं बता के आता हूँ ऐसा ऐसी बात है और ऐसे ऐसे करके हम जीत सकते हैं। तो ये जो है इनकी कोई बात नहीं सुनता है। इनको बोल दिया जाता है भाई कल आना, कल मिलने देंगे, आज तो भाई राजा बहुत बिजी हैं। अब ये कल फिर जाते हैं, कल भी इनको साथ रात तक खड़े रहते हैं, अंदर ही नहीं जाने देते इनको। ये ऐसे ही लगभग 1 महीने चलता रहा, ये बाहर जाते रहे, गेट के इंतजार करते रहे, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। एक दिन ये इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये कैसे ना कैसे चकमा करके यहाँ पे चकमा दे के जो ये गार्ड होते हैं इनको अंदर घुस जाते हैं। और जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते क्या है कि भाई घनानंद तो बिल्कुल भी बिजी नहीं है, ये तो फुल मजे कर रहा है, शराब पी रहा है, डांस वांस देख रहा है। घनानंद तो बिल्कुल भी बिजी नहीं है और इसको आ जाता है भाई बहुत ज्यादा गुस्सा। अभी जैसे ही घनानंद को इस हालत में देखता है कि भाई मैं इतने दिनों से इतनी चिंता लेके आ रहा हूँ और इतना ज्यादा मतलब इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनका ये हाल है, तो ये इनको कहते हैं कि भाई महाराज मैं तो आपसे इतने दिनों से मिलने आ रहा हूँ, सिकंदर जो है वो अटैक करने आ रहा है, आपको जल्द से जल्द अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी। तो घनानंद बोलते हैं भाई तुम हो कौन, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। तो जो घनानंद है ये बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है चाणक्य की और कहता है तुम जैसे तो बहुत देखे हैं, तुम होते कौन हो, तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं। तो चाणक्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे ये बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं ये चाणक्य की। और चाणक्य जो है भाई उसी भरी सभा के अंदर अपनी चोटी खोल देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा असली जो चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ये जो तुम्हारे अंदर घमंड भरा हुआ है, जब तक ये तुम्हारा घमंड टूट नहीं जाएगा, तुम्हें इस गद्दी से उतार कर नहीं मैं जीत लूंगा, तब तक मैं ये अपनी चोटी नहीं बांधूंगा।
तो भाई चाणक्य जो है ये बोलता है घनानंद ठीक है मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। फिर ये सब अपना गुस्सा पी के जो चाणक्य हैं ये चले जाते हैं। अब जो चाणक्य हैं ये चले जाएंगे, तो जाते जाते भाई ये रास्ते में जा रहे होते हैं और सिकंदर, इनको पता चली जाता है सिकंदर आ रहा है। अब ये रास्ते में सोचते हैं भाई ये घनानंद तो है भाई बेवकूफ, अब मैं क्या करूं, मुझे तो भाई अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मुझे तो बताना चाहिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिकंदर को हरा सकता है। तो घनानंद ने तो पास गए घनानंद के, लेकिन घनानंद ने तो भाई कोई होप नहीं दिखाई, सीधा सीधा बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। तो ये इनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है राजा पोरस। अभी इनके पास जाते हैं। अब जो राजा पोरस है ये इनके फ्रेंड है भाई, दोस्ती के अंदर तो क्या कुछ नहीं कर देते लोग, तो ये भी मानेंगे ही ना चाणक्य जी की बात। तो अभी हमने देखा कि जो राजा पोरस है ये मान जाते हैं चाणक्य के कहने से कि ठीक है भाई मैं सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से लड़ाई कर लूंगा। तो होता क्या है, जो सिकंदर है ये आता है 326 बीसी के अंदर और तक्षशिला से एंट्री मारते हैं। और अंभी नाम के राजा जो है तक्षशिला के हुआ करते थे, तक्षशिला के राजा थे अंभी। और ये क्या करते हैं, ये पहले ही हार मान लेते हैं सिकंदर के आगे, बोलते हैं मैं तो आत्मसमर्पण करता हूँ कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी, तुम ही विजेता हो। तो भाई अलेक्जेंडर को भी अब कैसे लड़े, सामने वाला खुद ही कह रहा है मुझे लड़ना ही नहीं है, तो अलेक्जेंडर इनसे तो लड़ाई नहीं कर सकता और आगे चला जाता है। और आगे चलते चलते जो पंजाब है उसके राजा पोरस जो है आगे खड़े मिलते हैं अपने फ्रेंड चाणक्य के लिए, कौटिल्य के लिए, कि भाई मैं लड़ूंगा तुमसे। और काफी ज्यादा देर चलती है लड़ाई। इसको 326 बीसी में ही हुई हुई लड़ाई कहते हैं, जिसका नाम पड़ा है झेलम, क्योंकि चेनाब झेलम जो नदी है उसके किनारे हुई थी। तो इसको झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध ये यूनानी लोग कहते हैं, ऋग्वेद वित्सता का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन नामों से ये जो युद्ध है ये जाना जाता है। और जो राजा पोरस थे, इनको जो पोरस की उपाधि है ये यूनानियों ने दी है, यूनानी इनको राजा पोरस के नाम से कहते हैं। असली में इनका नाम था राजा पुरुषोत्तम। तो ये देखते हैं, जो सिकंदर है ये देखता है भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ सब पहले ही आत्मसमर्पण कर लेते हैं, कोई इतनी हिम्मत ही नहीं करता कि कोई मेरे सामने आए और मेरे से लड़ाई करे। अब देखो इतनी अच्छी दोस्ती थी चाणक्य और राजा पोरस की कि भाई अपने फ्रेंड के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल के गया, क्योंकि अगर मगध का राजा ही सिकंदर से डरता था तो सिकंदर था तो बहुत ज्यादा ताकतवर, तो ये अगर पंजाब का एक राजा अपनी दोस्ती के लिए ही जब आगे जाके खड़ा है तो अपनी जान की बिना परवाह किए वो लड़ाई कर रहा है सिकंदर से, अलेक्जेंडर से। तो इसको देखकर अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने तो साहस किया मुझसे लड़ने का। तो ये देखकर राजा पोरस को मारता नहीं है, माफ कर देता है और खुशी खुशी आगे चलने लगता है। तो टाइम आ जाता है यहाँ पे 323 बीसी का और 323 जो बीसी है, इस समय जो सिकंदर है अपनी सेना के साथ बेबीलोन जो है वापस लौट रहा था। और इसी समय जो यहाँ पे ये मैकेडोनिया जा रहा था, बेबीलोन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। तो यहाँ पे जो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन मेन यही बनता है, या तो पूछ लेंगे जो मगध है इसका वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, बिम्बसार को, संस्थापक किसे कहते हैं, बृहदर्थ को। साथ में ये पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे कह सकते हैं आप कि सारे क्षत्रियों के कुल का नाश करने का यहाँ पे जो रूल है किसने लगाया या आदेश किसने दिया, तो घनानंद ने दिया। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो झेलम का युद्ध है या इसी को कह सकते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध है, ऋग्वेद वित्सता है, ये किस समय हुआ था, तो 326 बीसी के अंदर हुआ था। किनके बीच हुआ था, राजा पोरस भी लिखा आ सकता है, सिर्फ पोरस भी आ सकता है और राजा पुरुषोत्तम भी आ सकता है। तो इसके और सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के बीच हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जिस समय ये जो चाणक्य है मैंने आपको बताया था, ये जंगलों में ये सोचता सोचता जा रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे सिकंदर को रोकूं। वापस आने के बाद तो उसने ये कह दिया था कि राजा पोरस को मना लिया था कि भाई तुम लड़ना। तो जब जंगलों में जा रहा था तो उस समय एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हुई थी, वो अभी हम देखते हैं क्या हुआ था। ऐसा जंगलों के अंदर क्या राज छुपा हुआ इस बात में, तो अब इस चीज को ध्यान से देखो, अच्छे से मजा आएगा आपको। जो चाणक्य हैं ये अपनी बेइज्जती करवा के, घनानंद ने इनकी बहुत अच्छी खासी बेइज्जती की और ये जंगलों से वापस जा रहे थे तक्षशिला। तो जंगलों से जब ये जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कहीं पे जब बीच में ठहरे तो इन्हें एक लड़का दिखाई दिया छोटा सा, और वो लड़का उसको देखते ही उसके आव भाव देखकर मतलब जो चाणक्य है इनको थोड़ी सी हैरानी हुई कि ये तो किसी और कास्ट का लग तो एकदम क्षत्रिय रहा है, ये है कौन। तो वो जो बच्चा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये था वो छोटा बच्चा जो चाणक्य को जंगल में मिला था। अब चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी जो माँ है दोनों ही
चरवाहों की जो वेशभूषा है उसको पहन के रहते थे छोटी सी झोपड़ी के अंदर। दोनों ही बकरियां चराते थे, उनको पालते थे, उनका पालन पोषण करते थे। तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहते, मतलब ऐसे छुपके रहते थे कि क्षत्रिय नहीं है। लेकिन जो वाकई में इंसान होता है, उसके अंदर जो वाकई में टैलेंट होता है, वो एक ना एक दिन बाहर निकल के आ ही जाता है। और उसी प्रकार जो चाणक्य है, कौटिल्य है, इन्होंने पहचान लिया कि ये जो बच्चा है ये क्षत्रिय ही है। और घनानंद ने तो ये ऑर्डर दे दिया था सारे क्षत्रियों को मार दिया जाए। लेकिन अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं सभी जो क्षत्रिय है उनका अंत नहीं हुआ था। कुछ वेश बदल के इधर उधर रहने लग गए थे। उनमें ही थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये इनको मिलते हैं और इनको देखते ही जो चाणक्य पहचान लेते हैं ये क्षत्रिय हैं। और ये अपने मन में सोच लेते हैं कि घनानंद ने जो मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, उनका बदला लेने के लिए मुझे मेरा एक स्टूडेंट, एक शिष्य मिल गया है, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपने साथ लेके जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तक्षशिला के अंदर इनको शिक्षा विद्या प्रदान करते हैं ताकि ये इनके बदले जो घनानंद है इसे रिवेंज ले सके, बदला ले सके। तो चंद्रगुप्त का जो उदय है ये किन के कारण हुआ है? अगर आपसे पूछ लिया जाए जो चंद्रगुप्त मौर्य, इनका उदय किसके कारण हुआ है, तो सबसे पहले सिकंदर के कारण हुआ है। अगर सिकंदर आता ही नहीं आक्रमण करने के लिए तो चाणक्य को जरूरत ही नहीं पड़ती घनानंद के पास जाने के लिए। और अगर जो हमारे पास घनानंद है, अगर ये बेइज्जती ही नहीं करते चाणक्य की, तो जो चाणक्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास क्यों जाते? इसलिए सबसे पहले नाम आएगा सिकंदर का, फिर घनानंद का, लास्ट में आएगा चाणक्य का, कि इनकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ है। ठीक है। अब होता क्या, धीरे धीरे चंद्रगुप्त हो गए बड़े। अब इनके अंदर भी भाव फीलिंग्स वगैरह जागने लगी और इनको जो चंद्रगुप्त मौर्य को इनको प्रेम हो जाता है दुर्धरा से। अब दुर्धरा कौन है भाई? दुर्धरा है घनानंद की बेटी, जिसको तैयार किया जा रहा है, जिस शिष्य को तैयार ही इसलिए किया जा रहा है चाणक्य के द्वारा कि घनानंद का अंत कर सके, इसको मारकर और जो रिवेंज है वो ले सके। और चंद्रगुप्त मौर्य को देखो भाई कैसी किस्मत निकली कि इन्हीं की बेटी दुर्धरा से इन्होंने प्यार कर लिया। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये बड़े हो जाते हैं और चाणक्य को लगता है कि अब समय आ चुका है मगध के ऊपर अटैक करने का, तो ये अटैक करवा देते हैं। लेकिन इस समय जो है सच में जो चाणक्य हैं उन्होंने पूरी तरीके से विद्या प्रदान नहीं की थी। अब ये थे तो 9 सीख के आए, किसी से पहले लड़ाई वगैरह नहीं की, सीधा सीख के मगध के ऊपर अटैक करने चले गए। तो होगा क्या, हार जाएंगे। तो मगध में ये हार जाते हैं घनानंद से। इन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को, और कह दिया जाता है कि कल इनको फांसी दे दी जाएगी। तो होता क्या है, जो दुर्धरा है ये आती है दौड़ी दौड़ी चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को यहाँ से भगा देती है, जो कैद खाना था वहां से भगा देती है और बचा लेती है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य बड़े खुश होते हैं, देखा आया ना प्रेम करने का फायदा। तो चाणक्य इनको वापस लेके तक्षशिला की ओर लौटते हैं। अब ये सोचते हैं, अब चाणक्य को सारी चीज समझ में आ चुकी थी कि मगध जो है ये स्ट्रांग है, अगर ये स्ट्रांग राज्य है तो सीधा इसके ऊपर अटैक करके हम नहीं जीत सकते हैं। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और राजा जो पोरस है जिन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी थी, ये सबसे पहले इन्हीं के क्षेत्र के ऊपर, इन्हीं की स्टेट पंजाब के ऊपर अटैक करने चले जाएंगे और सबसे पहले ये पंजाब को ही जीत लेते हैं। तो राजा पोरस को हराते हैं। वैसे भी राजा पोरस की जो उम्र है वो हो चुकी थी, वो काफी बड़े भी हो चुके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराकर पंजाब को जीत लिया। तो सबसे पहले इन्होंने पंजाब को जीता, फिर धीरे धीरे करके बाकी महाजनपद, बाकी सारी जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट थी उन सबको ये जीतते गए और लास्ट में इन्होंने मगध पर अटैक किया। अब की बार जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अब की बार जो क्या होगा 323 BC के अंदर ही, इसी काल के अंदर ये मगध को जीत लेंगे घनानंद को हराकर। यहाँ पे घनानंद की मृत्यु हो जाएगी और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएंगे और जो मगध है इस पे राज कर लेंगे, यहाँ के राजा बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंद हमारे पास कह सकते हैं, नंद वंश जो था, या आप एक तरीके से कह सकते हैं जो पूरा हर्यक वंश अभी तक हमने पढ़ा है उसका जो अंत हो जाता है। अब से शुरू होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीते हैं तो मौर्य वंश की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे जो है भाई अटैक करने के बाद ये जीत चुके हैं। अब राज होगा यहाँ पे मगध पे मौर्य काल का, ठीक है, मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हमने हर्यक वंश पढ़ा है, मगध के बारे में पढ़ा है, महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या थी वो पढ़ा है, उसको रिवाइज करना। पिछला जो हमने पढ़ा है डे 1, डे 2, डे 3 में, उसको अच्छे से रिवाइज करना। नहीं देखी वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मौर्य समाज, जो मौर्य आप कह सकते हैं वंश, हमने पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।